हेलो जैंकिन्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिका सिंह ओजन काइस अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी जनसंख्या विस्फोट के बारे में कि जिस तरीके से जो है विभिन्न देशों की और भारत की स्पेशली बात करें तो भारत की जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो ये चिंता का विषय है और पूरे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है कि जनसंख्या को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले यदि बात करें कि जनसंख्या होती क्या है तो किसी एक विशेष स्थान पर रहने वाली लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और यदि भारत की बात करें तो इसमें भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें लगभग 48% फीमेल एंड 52% लगभग मेल है। और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के पास केवल विश्व की 2.4% भूमि है, जिस पर लगभग 17% आबादी निवास करती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, कितनी बड़ी आबादी और संसाधन इतने कम, तो कैसे इसको जो है मैनेज किया जाए। यूएन रिपोर्ट की अगर बात करें तो 2050 तक पृथ्वी पर लोगों की आबादी लगभग 7.7 जो है बिलियन हो जाएगी, मतलब कि 7.7 अरब, और 2100 तक लगभग ये 11 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और भारत की सिनेरियो की बात करें तो 2027 तक भारत लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा, चाइना को पीछे छोड़कर। और कई अफ्रीकी देश भी इस कतार में लगभग लगे हुए हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार यदि देखें तो अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो हमें नॉर्थ के राज्य हैं जैसे बिहार और यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब राज्यों में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करे, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर संसाधन सीमित है लेकिन हमारी आवश्यकताएं बहुत अनंत है। और यदि हम उनमें वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हैं तो वो तेज़ी से ख़त्म होने की कगार पर पहुँचते हैं और फिर ये समाज में क्लैसेस को जन्म देते हैं। उसके बाद लगभग जो है इसका मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरत है कि हम समय रहते इसको जो है टैकल करें और जो है मैनेजमेंट पे अच्छा वर्क करें और संसाधनों की वैल्यू एडिशन पर भी वर्क करें। तो यदि इससे देखें कि जनसंख्या जिस तरीके से हमारी बढ़ती जा रही है तो कई राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने टोटल फर्टिलिटी रेट जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे ज़्यादातर राज्यों में 3% के ऊपर, जैसे बिहार इसको जो है क्रॉस कर गया। लेकिन हमारे जो दक्षिण के राज्य है उन्होंने जो है जनसंख्या को नियंत्रण करके इस टोटल फर्टिलिटी रेट को नीचे ले आए हैं, TFR रेट जिसको बोलते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से जो है जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं हम इस बारे में देखेंगे। तो इससे जो है संसाधनों पे बहुत बड़ा ज़्यादा दबाव पड़ता है। जो हमारे पृथ्वी पर संसाधन है वो बहुत सीमित है और उसको जो प्राप्त करने के लिए ज़्यादा होड़ मच जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें पलायन की भी समस्या देखने को मिलती है कि जो हमारे रिच संसाधन वाले जो राज्य हैं उन राज्यों में जो है माइग्रेशन जो है लोगों का देखने को मिलता है, जो गरीब राज्य हैं उन लोगों से। इससे क्या है कि जो जैसे हमारे मेट्रो सिटीज़ वगैरह हैं तो वो जो है कि पॉपुलेशन इस तरह के आकर्षक होती हैं कि वो पॉपुलेशन को खींचने का काम करती है, क्योंकि वहाँ अच्छे संसाधन, वहाँ रोज़गार के अवसर और इस आर्थिक स्थितियाँ, एजुकेशन, स्कूल्स, ये सब आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरह वहाँ पे जाके ओवर क्राउडिंग की समस्या हो जाती है। ओवर क्राउडिंग से वहाँ के बहुत सारी जो है मैनेजमेंट इशूज़ हो जाते हैं, जो है क्राइम की समस्याएं वहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसाधन पे बहुत बड़ी मात्रा में दबाव पड़ने लगता है और संसाधनों के जो एक राष्ट्र का लक्ष्य होता है कि वो संसाधनों का वितरण समान रूप से अपने नागरिकों में करे, उसको प्राप्त करने में बहुत बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हो जाता है। दूसरी समस्या देखिए, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। यदि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है और हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी दिक्कत हो जाती है, यानी हमने इन सब चीज़ों पे वर्क नहीं किया है और तो हमारे लिए हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है चैलेंजेस हो जाते हैं। उसी तरह से बेरोजगारी की समस्या, जिस तरह से भारत में 40% लगभग तक इसकी जो है क्रॉस कर चुका है रेट को, तो बेरोजगारी की समस्या भी सामने आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की जो है बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। यदि यूएन रिपोर्ट की बात करें तो जो है 186 लोगों पे एक पुलिसमैन होना चाहिए, लेकिन भारत में क्या है, भारत में लगभग
222 लोगों पर एक पुलिसमैन है। तो ऐसे में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कैसे जो है पुलिस इन समस्याओं को सुलझाए। हम कितना भी रिक्रूटमेंट कर ले, लेकिन पॉपुलेशन की बढ़ने की रफ्तार से हम नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं, हम कितना भी प्रयास करें। सरकारी नौकरी एक सीमित मात्रा में ही जो है उचित है। इसी प्रकार से यदि हेल्थ इश्यूज़ वुमेंस के लिए बात करें तो उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़ी मात्रा में दिक्कतें हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में उन्हें बहुत सारी जो है चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। प्रेगनेंसी के बाद भी बच्चों को पालना और उनके लिए अच्छा एजुकेशन देना, और वुमेन के हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। माल न्यूट्रिशन की समस्याएं हो जाती हैं, एनीमिया की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, खून रक्त अल्पता की कमी, और भी ऐसे बहुत सारी जो है इशूज़ है जो वुमेन को दिक्कत हो जाती है। इसी प्रकार से यदि देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट में ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि यदि अगर महिला अपने जो है लाइफ में ज़्यादा समय तक जो है गर्भावस्था में ही जो व्यतीत करेगी तो बाकी समय के लिए वो समय नहीं निकाल पाएगी। अपने जो है शरीर पर काम करना, अपने टैलेंट को निखारना, एजुकेशन के माध्यम से या किसी भी चीज़ों के माध्यम से वो आगे बढ़ने के लिए वो उतना शक्ति ग्रहण नहीं कर पाएगी, आर्थिक एम्पावरमेंट नहीं प्राप्त कर पाएगी यदि इस तरह की जो है समस्याएं महिलाओं के सामने। क्योंकि महिलाओं में के पास कई सारे रोल्स होते हैं कि वो जो है समाज में भी रोल निभाती हैं। यदि वो टीचर है तो वो टीचिंग भी करेंगे, घर पर अपने बच्चों की फैमिली को केयर भी करेंगे। तो इस तरह जो है इशूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पॉवर्टी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। इससे क्या है कि अगर यदि किसी परिवार में ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है तो वहाँ पे उनको जो है बराबर खिलाने में भी दिक्कत है, क्योंकि एक यदि व्यक्ति कमाने वाला है तब तो और बड़ी समस्या है। तो पॉवर्टी को ये बढ़ाता है। इसी तरह से मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। अभी क्या है कि जो प्राचीन समय था, प्री इंडस्ट्रियल एरा या उस समय तक क्या था कि उस समय युद्ध वगैरह होते थे, बहुत ज़्यादा बीमारियां बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसके बाद क्या है कि उस समय जनसंख्या नहीं बढ़ती थी, क्योंकि बीमारियों से मृत्यु जितनी रफ्तार से जो है जन्म होता था उतनी ही रफ्तार से मृत्यु भी होती थी। लेकिन अभी क्या है कि जब से हमने टेक्नोलॉजी में काम किया, साइंस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो हमने कई सारी बीमारियों की दवाइयाँ बना ली, वैक्सीन बना लिए। अभी बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च चल रहा है। तो इसकी वजह से हमने मृत्यु पर तो काबू पा लिया, और लेकिन जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमने जन्म पर कंट्रोल नहीं किया कि एक सीमित मात्रा में एक कंट्रोल वे में जो है जन्म होना चाहिए किसी देश की पॉपुलेशन में। लेकिन हमने इस पर लगाम नहीं लगाया, और मृत्यु पर हमने काबू करने से लोगों का स्वास्थ्य तो ठीक हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर दिया। इसी प्रकार से सबसे बड़े चैलेंज को यदि देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी का इशू है, और माल न्यूट्रिशन का। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखा जा रहा है, जो है मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बहुत सारे हमारे ऐसे जो बीजें हैं वो नष्ट हो रहे हैं। अभी हाल में जो है डेवलपमेंट हो तो रहा है, लेकिन यदि बात करें यूएसए वगैरह में जो है गेहूं के, चावल के जिस तरीके से यील्ड प्रोडक्शन हो रहा था, अब जो है उसकी मात्रा में कमी देखी गई है। विभिन्न ऐसे देश हैं जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते थे, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है खाद कीटनाशक वगैरह छिड़कने से अब वो उनकी यील्ड में कमी देखी जा रही। तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि ये एक बुनियादी जो सुविधा होती है किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उसको बुनियादी सुविधाओं में उसको जल, भोजन और आवास, ये सारी जो चीज़ें हैं, हेल्थ के लिए अस्पताल और एजुकेशन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब सारी चीज़ें यदि नहीं प्राप्त होती है तो वो देश और अधिक गरीबी के गर्त में चला जाता है। तो पॉवर्टी बढ़ाने में, क्योंकि पॉवर्टी जो अगर हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे तो पॉवर्टी और बढ़ेगी, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता जाएगा, क्योंकि वो वहन नहीं कर सकते। तो वो अपनी जो सेविंग किए रहेंगे उस सेविंग को जो है खर्च कर देंगे अपने हेल्थ इश्यूज़ पे, अपने खाने पे, क्योंकि कॉस्ट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर शहरों में है तो लिविंग कॉस्ट, हर प्रकार की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोगों की सेविंग ख़त्म हो जाती है। तो ये पॉवर्टी को और ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ करेगा। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो शहरों की एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है, अनियोजित शहरीकरण होना और स्लम्स का निर्माण होना। जिस तरीके से पुल और पुश फैक्टर काम कर रहा है,
जो पुश फैक्टर है वो गरीब राज्यों से जो है वो राज्य धक्का दे रहे कि तुम्हारे लिए यहाँ काम नहीं, तुम जाओ जो है दूसरे राज्य में काम ढूंढो। तो इस तरीके से जब वो जाते हैं तो एक शहर के अंदर एक शहर बस जाता है और जो है स्लम्स के निर्माण, झुग्गी झोपड़ियों के निर्माण बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते हैं, जिनके पास कोई खास सुविधा नहीं। तो जो शहर जिस जो है अपॉर्चुनिटी को जो है लेता है वो अवसर उनके पास नहीं होते। वो जो है वही गंदे नाले के पास जो है गंदा पानी का, उनके पास तो साफ़ पीने का पानी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं होती। भोजन के लिए उनको जो है 2 वक्त जब तक वो की रोटी के लिए उनको जो है दिन भर काम करना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्लम्स के जो है बढ़ावा दे रही हैं। और इस प्रकार से ये संसार जो हमारी अर्बन प्लानिंग है, वो अर्बन प्लानिंग के जो है रास्ते में भी सबसे बड़ी समस्या भी सामने आ रही है। तो इस प्रकार यदि देखें तो और यदि कुछ समस्याओं को देखें तो ये कई सारी सामाजिक मुद्दों को भी जन्म देता है, जैसे क्राइम जो है, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, और इसी तरह से अन्य जो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हैं, चाइल्ड विवाह, दहेज प्रथा में भी बहुत बड़ी मात्रा में यही कारण है कि लोग चिंता करने लगते हैं शादियों के बारे में, बेटियों के कि कैसा क्या है। ये सारे जो मुद्दे हैं ना, बाल विवाह भी है, जैसे कि राजस्थान में हमारे जो नॉर्थ वेस्ट के राज्य हैं और नॉर्थ के स्टेट्स हैं, वहाँ पे अभी भी जो है बाल विवाह के केसेस बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो ये भी बड़ी दिक्कत है। सैनिटाइजेशन, पोल्यूशन और अपशिष्टों को जो है निपटान करने में, इन सब चीज़ों में भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। उसी प्रकार से सामाजिक कई सामाजिक कुरीतियों को भी ये जन्म दे रहा है, जैसे कि सेक्सुअल हैरासमेंट, घरेलू हिंसा, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी जो भाई हमारी दिक्कतें हैं वो भी सामने आ रही है। क्योंकि हमारा जो समाज है ना, वो कई सारे पार्ट्स में बटा हुआ है। सारे जो है पूरे किसी भी देश के या नागरिक एक समान नहीं होते, सभी के पास अलग अलग जो है दिक्कतें होती हैं। हमारा समाज, कुछ लोग जो है संसाधन का कब्जा किए हो, जो बहुत अमीर है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी जो है देश की वो गरीबी में जीवन जी रही है। तो इस तरीके से जो दोनों के बीच जो है क्लासेस संघर्ष जन्म ले लेता है, कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। जब वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, जब वो देखते हैं अमीर वाले को, तो क्लासेस जन्म देता है। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इसे कंट्रोल करें, ताकि हम संसाधनों के वितरण पे ध्यान दे पाएँ, उसके वैल्यू एडिशन पे ध्यान दे पाएँ। यदि और जो है देखा जाए तो जो है इससे यदि इसके समाधान की बात करेंगे तो समाधान में यदि हम देखें तो यूनिवर्सल सिविल कोड जो है, इसको जो है लागू करना चाहिए। समान नागरिक संहिता जो हमारे DPSP में दिया गया है, तो उसको लागू करने से क्या होगा कि सभी जो ये किसी धर्म बेस से, जैसे कि मुस्लिमों में देखा जाता है कि वो विरोध करते हैं कि जो है बच्चों को जो है नियंत्रण नहीं करना चाहिए, ये कुदरत की देन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी है कि भगवान बच्चे का रूप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होने से सभी पर एक ही नियम, सभी धर्म, सभी जो है जातियों पर एक ही नियम लागू होगा कि कैसे लेके जो राष्ट्र एक नियम बनाएगा उस राष्ट्र के अनुसार ही चलना पड़ेगा। क्योंकि आप एक राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के लॉ सबसे ऊपर होने चाहिए, तब जाके उसके नीचे होने चाहिए। क्योंकि यदि किसी देश की जो है जनसंख्या गरीबी में रहेगी, उस देश का ग्रोथ नहीं होगा, तो फिर जो है अदर देशों से हम कम्पीट नहीं कर सकते। क्योंकि अदर देश जो है इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे जो यूरोपियन देश है, इन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया और ये अब तो नीचे की ओर जा रहे हैं। इनके यहाँ जो बूढ़ों की जनसंख्या बढ़ रही है और जो युवाओं की संख्या कम है, तो हमें इस पर काम करना होगा। उसी तरह से यदि देखें तो हमें जनसंख्या नियंत्रण नीति भी लानी होगी। अभी हाल में यूपी ने जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी ले आए हैं और ये सभी राज्यों को इसको देखना चाहिए कि जहाँ भी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, उनको जो है ऐसे पॉलिसी को ला के जो है इस पर कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए। और जो है टोटल फर्टिलिटी रेट को, हमें कुल विस्थापन दर को 2.1 तक, जो UN के द्वारा दिया गया है कि भारत को जो है 2.1 तक पहुंचना होगा। भारत ने लक्ष्य भी रखा है कि 2026 तक हम 2.1 तक पर जो है कुल विस्थापन दर को प्राप्त कर लेंगे। और हमें मातृत्व मृत्यु दर और को जो है कम करना पड़ेगा। 2026 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम 150 इसको ले जाए प्रति लाख जो है महिला जो बच्चों को जन्म देती हैं,
कि कितने बच्चे जन्म दे रही हैं डिलीवरी टाइम, तो उसको जो है हम 150 जो है अंक तक ले जाएंगे। उसी प्रकार से जो है 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को भी घटाना है हमें 25 इसको ले जाना है बटा 1000, मतलब 1000 में बच्चों में हमें इसको घटाकर 25 तक लेके जाना है। तो भारत ने कुछ लक्ष्य रखे हैं। भारत पहला ऐसा देश था जिसने जो है जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी बनाई थी, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ठीक से नहीं की गई, जिसके कारण जो है चाइना इस पर जो है काम कर ले गया। चाइना हमसे यद्यपि हमसे बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, लेकिन उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया, वो सब पर अच्छे से लागू की और एक स्ट्रिक्ट तरीके से उसको लागू करने की वजह से उसने अपने जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। और आज जो है उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल होकर जब डेमोग्राफिक डेवलपमेंट कम हो रहा है, युवाओं की संख्या कम हो रही है, तो उसने जो है 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड पॉलिसी ले आया। तो भारत को भी ये सीखना होगा कि हमें कोई भी पॉलिसी यदि लानी है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा जो है फोकस करना होगा, ना कि सिर्फ पॉलिसी बनाने से कोई काम नहीं होता। उसी प्रकार से यदि समाधान की और बात करें तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना होगा, साइंस पे बहुत फोकस करना होगा, हमें एजुकेशन पे अपने बहुत फोकस करना होगा। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान इंडस्ट्री की जो मांग है उसके अनुसार होना चाहिए। यदि किसी भी देश की जनसंख्या भले ही कम हो, लेकिन यदि वो अपनी जो है एजुकेशन पर बहुत अच्छा वर्क कर ले जाता है, स्किल पे बहुत अच्छा वर्क कर ले जाता है, लोगों को कौशल विकास पे बहुत फोकस अगर कर लेता है, वो उसकी पॉपुलेशन उसके लिए एक संसाधन ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगी, वो उसको ग्रोथ की ओर आगे ले जाएगी। यदि वहीं किसी देश की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन यदि वो साक्षरी नहीं है, उसे इसके लिए नहीं पता है, तो वो बेरोजगार घूमेगी। तो ऐसे जनसंख्या का कोई ज़्यादा यूज नहीं है, बल्कि इसके बदले हमें जो है इनके बहुत अधिक वर्क करना होगा। इन्हें जो है रट्टाफिकेशन की जगह इनके एजुकेशन में ऐसे ऐसे सिलेबस डालने होंगे जो वर्तमान इंडस्ट्री की ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री मांग करती है कि हमें ऐसे जो है लेबर, ऐसे जो है वर्कर्स चाहिए जो उनके जो है आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना होगा और हमें चाइना से सीख लेनी होगी इस मामले में, जैसे कि चाइना ने जिस पॉलिसी को बनाया था। और यदि एक और देखे जाए तो जो राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जनसंख्या पॉलिसी को जो है कंट्रोल किया है, जनसंख्या को कंट्रोल किया है, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें जो है एजुकेशन में, वित्तीय सहायता में और तमाम इस तरह की जो भी उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा, ताकि अदर जो है राज्य उनको देखकर ऐसी नीतियों को ले आए और वो भी उन्हें लागू करें। और इसी प्रकार साक्षरता पे बहुत अधिक वर्क करना होगा। और हमें जो है गर्भ निरोधक उपायों पे भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाना होगा, जो है महिलाओं तक दूर दराज एरियाज में भी पहुंचाने होंगे, तो जिससे कि और ये भी जो है जागरूक करना होगा कि बच्चों में 3 वर्ष का गैप रहे। अवेयरनेस प्रोग्राम हमें लागू करना होगा, मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हमें अवेयरनेस प्रोग्राम, कैंपेन्स लागू करना होगा। और जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें जो है ऐसे लोगों को आगे लाकर सक्सेसफुल स्टोरीज को छापना होगा, जिससे लोगों को में जागरूकता है कि उन्हें जो है प्रोत्साहित करके उन्हें अवार्ड देना, उन्हें छूट देना स्कीमों में। इस प्रकार की जब यदि हम वर्क करें, कुछ नए इनिशिएटिव लें, तो बहुत सारे लोग आगे आएंगे और इस पर जो है वो भी फोकस करेंगे। हमें खुले तौर पर इस पर डिस्कस करनी होगी जनसंख्या नियंत्रण पर, कि जो है इससे क्या जो है इसकी बुराइयां हैं, इसके क्या जो है निगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं, और यदि हम पॉलिसी ऐसे जो है लागू कर लेते हैं तो गवर्नमेंट इन्हें क्या जो है सहायता देगी, तो और क्या इन्हें लाभ मिलेगा। तो इस तरह जो है हम डिस्कस कर सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट होने से किसी देश पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि ये सब काम हम करें तो डिस्कशन करें, हमारे जो राजनेता हैं वो संसद में डिस्कशन करें, बस खुले मंचों पर भी डिस्कस किया जाए। एजुकेशन में इस पर जो है सिलेबस में बात की जाए, टीचर से बात करें, काउंसलिंग की जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे कुछ एक्शन लिया जा सकता है। हमारे जो NGOs हैं, सोशल एंड रिलीजियस, सबसे अच्छा काम इसमें कर सकते हैं सोशल एंड रिलीजियस, क्योंकि जो लीडर्स हैं, क्योंकि इनकी बातें लोगों को तक समझ में आती है। ये जो कहते हैं ना, तो जैसे धार्मिक जो हमारे नेता हैं, मौलवी है, मौलाना साहब है,
हमारा जो हिंदू धर्म में जो है बहुत सारे लीडर्स हैं, अगर ये निकल के आएँ और ये बात करें कि भगवान ने ये नहीं कहा है कि तुम लगातार बच्चे पैदा करते रहो क्योंकि बच्चे भगवान का होता है, ऐसा नहीं। वो अगर बात करेंगे तो लोग उनकी बात अवश्य सुनेंगे और इनके माध्यम से जब ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच लेके चलेंगे तो ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, प्रशासन है, उसका एक सीमित दायरा है। वो लोगों तक उतना इफेक्ट नहीं डाल सकती है एक व्यक्ति तक जितना हमारे जो सोशल एंड रिलीजियस वर्कर से जो है लीडर्स कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें नौकरियों में प्रोत्साहन देना होगा, जो है नौकरियों में जो हमारे प्रमोशंस होते हैं तो इन सब चीज़ों में इन पॉलिसीज़ को लागू करना होगा कि और लोगों से ये हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। शायद कुछ लोगों को ये सही ना लगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि 2 बच्चों से यदि 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसे कि यूपी ने लिया है, और हाँ ये होना ही चाहिए कि हमें यदि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक पहुँचना है तो हमें 2 बच्चों की पॉलिसी ही लागू करनी होगी। तो नौकरियों में, प्रमोशंस में हमें लागू करना होगा कि 2 बच्चों की पॉलिसी, 2 बच्चों तक यदि आपके हैं तो आपको भी इन सबका लाभ मिलेगा। यदि 2 बच्चों से ज़्यादा होते हैं तो तीसरे बच्चे या चौथे बच्चे की जो है जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेगी। उसी प्रकार से राशन कार्ड में भी इस तरह होना चाहिए कि 2 बच्चों से ज़्यादा यदि होते हैं तो गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी नहीं होगी उन बच्चों की। तो इस तरह लोगों को समझ में आएगा कि जो सन बेटा प्रेफरेंस के नाम पे और कई सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक लड़के की चाहत में ढेर सारे बच्चे पैदा कर लेना और जो है भगवान के नाम पे बच्चे पैदा कर लेना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे जो है बुराइयाँ ये दूर होंगी। क्योंकि और यदि हम काम करें इकोनॉमिक पे, अपने देश की ग्रोथ पे, इकोनॉमिक्स पे बहुत फोकस कर ले, यदि हम महिलाओं को भी जो आधी आबादी उनको भी जो है लेबर पार्टिसिपेशन में भागीदारी करा दें, उनको भी हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, इन सब चीज़ में फोकस कराएं तो एजुकेशन इज़ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इससे क्या होगा कि जो है जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा, कोई बिना ज़्यादा प्रयास किए ही अपने आप इसका असर दिखने लगेगा। क्योंकि तब जो है दोनों कपल्स आपस में जो है डिस्कशन करके फैमिली प्लानिंग करना और जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके अनुसार जो है अपनी फैमिली प्लानिंग करना, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा उनसे जो है कम एजुकेशन प्राप्त करे या फिर कम उसको जो है सुविधाएं मिले। तो इस तरह से यदि दोनों कपल्स नौकरी करते हैं तो बच्चे की देखभाल के लिए भी उनको जो है मैनेजमेंट करना, ये जो चीज़ें हैं यदि हम एक अपनी जो है इकोनॉमिक पे काम कर लें, हम रूरल एरियाज में भी लोगों को जो है जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको जो है इकोनॉमिक्स में डाल दें, लेबर फोर्स में सपोर्ट लगा दें, तो ये बहुत अच्छा जो है सोल्यूशन होगा कि हम अपने इस पर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स द्वारा जो भी पॉलिसी जो बनाई जाए उसको जो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, टेक्नोलॉजी का भी बहुत जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है यूज किया जाए कि डाटा रखा जाए पूरा प्रॉपर कि किस तरह से जो है पॉलिसीज हो रही हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट, लोगों का फीडबैक भी लिया जाए। यदि सक्सेसफुल स्टोरीज को यदि देते हैं, यदि कोई जो है राज्य या कोई गांव या कोई शहर अच्छा काम कर लेता है तो लोगों का फीडबैक लिया जाए कि पॉलिसी में क्या कमियां हैं या फिर क्या सुधार हुए, उन्हें क्या लाभ हुआ, वो कैसा जो है जो भी चीज़ें हैं इन सब पे डिस्कशन होना चाहिए। उसी तरीके से सोशल ऑडिट्स और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आगे आकर जो है वो अपना खुद का वो एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे सक्सेसफुल लोगों को भी सामने बुला सकते हैं जिससे जो है इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यदि इससे लाभ की बात करें तो इससे जो है हमारी चयन की स्वतंत्रता अच्छी होगी, महिलाओं का वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा होगा, महिलाओं का स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा जो है वर्क हो जाएगा, इससे लाइवलीहुड इम्प्रूव हो जाएगा, जो गरीबी बढ़ रही थी वो उसको कम करने में मदद मिलेगी, हमें संसाधन को हम इम्प्रूव करने में हमको टाइम मिल जाएगा, हम वैल्यू एडिशन पर उस पर काम कर पाएंगे, हम जो है अपने लोगों को संसाधन के वितरण, एजुकेशन और स्किल देने में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। उसी प्रकार से जो महिलाओं को जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और ये सारी चीज़ों में भी वो हासिल कर सकती जो भी लक्ष्य उन्होंने बना कर रखा है, हम SDG 5 को अचीव कर पाएंगे जो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। हम जो है यदि इस तरह का जनसंख्या विस्फोट होता रहेगा, जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो हम SDG 5 पे काम नहीं कर पाएंगे। हम 2030 तक लक्ष्य बनाएं कि हम SDGs को प्राप्त कर लेंगे,
तो उस पे हम जो है काम कर पाएंगे, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे और माल न्यूट्रिशन पर भी कम कर पाएंगे, जिससे कि जो है हम अच्छा से अच्छा लोगों को भोजन और न्यूट्रिशन आधारित दे सकें। जो हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न है, पॉपुलेशन बढ़ने से सबसे बड़ी समस्या इन्वायरमेंट की हो रही है, क्योंकि यदि जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो भूमि निम्नीकरण की ओर, जो वृक्षों को काटना, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों की ओर अप्रोच कर रहे हैं। जिस तरीके से शहरीकरण की दर बढ़ रही है, तो शहरीकरण तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ वहाँ की समस्याएं भी बढ़ती जा रही, उसको हम टैकल कर पाएंगे। हमारी बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होती जा रही है, क्योंकि हम खाने के लिए समुद्रों की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को उपभोग करते जा रहे हैं, तो हम उसको भी ठीक कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमारी जो ऊर्जा संसाधन है उसकी सेविंग में भी काम कर पाएंगे। और एक राष्ट्र के को जिस कल्चर की ज़रूरत होती है, जिस तरीके जो बेस होना चाहिए, हम उसको जो है ले आ पाएंगे और संसाधनों का बेहतर वितरण कर पाएंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी संसाधन है। और इसमें हमें इजराइल और चीन से सीख लेनी चाहिए। यदि इजराइल की बात करें तो वो आइडियाज़ ऑफ नेशन ऑफ आइडियाज़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर वहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन अपने हरियाणा के ही बराबर है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लगभग 20 लाख के आसपास होगी, लेकिन उसने अपने एजुकेशन, अपनी स्किल, अपने जो है अपनी मातृभाषा और जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में डोमिनेंस कर रहे हैं। तो किसी देश की छोटी पॉपुलेशन होला उस देश को गरीब नहीं बनाता है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है यदि वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग मिलकर काम करें। तो हमें जो है इस तरह से चाइना और इजराइल से सीख लेनी चाहिए कि कैसे किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, उस पर वर्क करना, उस पर लगातार मॉनिटर करना और लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी लेकर चल, फ्यूचर देख करके हमारा फ्यूचर कैसा होगा, इस तरह की पॉलिसी हमें लेकर चलनी होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें, यानी जनांकी लाभांश की बात करेंगे। थैंक यू।